अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 11 मैथमेटिक्स रावलपिंडी बोर्ड के पेपर 2015 के सॉल्व एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। पहला एमसीक्यू जो है वो है द फ्रैक्शन फ्रैक्शन दी हुई है, उसके बारे में वो पूछ रहे कि बताओ कि ये प्रॉपर है, रैशनल है, पॉलिनोमियल है या इम्प्रॉपर है। तो हम कहते हैं कि जी ये इम्प्रॉपर है। क्यों? जब ऊपर वो जो है, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर, वो नीचे डिनोमिनेटर होता है। जब न्यूमरेटर जो है ना वो बड़ी जो है ना एक्सप्रेशन हो, और नीचे न्यूमरे जो डिनोमिनेटर है वो छोटी एक्सप्रेशन हो, कैसे पता चला? ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है ना, डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को। ऊपर वाली एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, नीचे वाली की डिग्री 1 है। तो अगर ऊपर और नीचे डिग्रीज इक्वल हो फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और अगर ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर जो है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो फिर भी इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है? जब ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर, इसकी डिग्री ज्यादा हो तब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अदरवाइज इम्प्रॉपर होती है। इक्वल हो फिर भी इम्प्रॉपर, और ऊपर वाली एक्सप्रेशन की डिग्री ज्यादा हो फिर भी इम्प्रॉपर, तो ये इम्प्रॉपर है। मैंने लिख दिया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन की जगह मुझे ग्रेटर देन लिखना चाहिए था, लेकिन चलें, समझदार हैं आप लोग। इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है ना, ग्रेटर है ना डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला एमसीक्यू है जी, n प्लस वन टर्म मालूम करनी है एपी की। n प्लस वन टर्म, हमें पता है nth टर्म जो होती है एपी की, द nth टर्म ऑफ एन एपी जो है ना उसका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। मुझे क्या मालूम करनी है? n प्लस वन टर्म। इसका मतलब मुझे n की जगह n प्लस वन पुट करना है। मैं कहूंगा पुट n इज इक्वल टू n प्लस वन फॉर n प्लस वन टर्म। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने n की जगह, पहले मैंने ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा और n को हाईलाइट किया है। अब मैंने जहां जहां n था, n की जगह n प्लस वन रखना है। तो यहाँ पे भी n की जगह n प्लस वन रखा, यहाँ पे भी n की जगह n प्लस वन रखा और सॉल्व किया। सॉल्व करने से क्या हुआ, ये प्लस वन और माइनस वन कट गए, ए वन प्लस एन डी आंसर आ गया, ए वन प्लस एन डी ये आंसर आ गया। ऊपर हमने देखा ए वन प्लस एन डी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकायदा पहले हमने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने फॉर्मूला लिखा nth टर्म का, उसमें आपने n प्लस वन टर्म मालूम करनी थी, तो n की जगह n प्लस वन लिखा, पुट n इज इक्वल टू n प्लस वन, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगर n माइनस वन टर्म मालूम करनी होती तो फिर n की जगह n माइनस वन लिखते, n प्लस टू टर्म मालूम करनी होती n की जगह n प्लस टू लिखते, व्हाटसोएवर। एमसीक्यू नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन जीरो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है, अगर फर्ज करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए बी, हमारे पास कोई नंबर है, कुछ भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ए बी है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका फॉर्मूला है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। अब हमें ये जो दिया हुआ है वन जीरो, वन जो है ना ये ए है, वन ए है और जीरो बी है। ए की जगह हमने वन रखना है और बी की जगह हमने जीरो रखना है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह वन और बी की जगह जीरो। जहां जहां ए था वहां वन पुट किया, जहां जहां बी था वहां जीरो पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया वन जीरो। तो वन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद ही है, वन वन कॉमा जीरो ही है। ठीक है जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, जी का मतलब ग्रुप होता है, एंड जी इज अ ग्रुप, देन ए बी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू ए बी की होल पावर माइनस वन। अब यहाँ पे भी वो मैट्रिसेस की तरह का ही तरीका है कि जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस वन इन दोनों पे आएगा, ए के ऊपर भी माइनस वन आएगा, बी के ऊपर भी। लेकिन जो बाद वाली चीज है उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में, इनकी जो है ना वो जगह चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो चीज है इसको कहते हैं जो है ना, ये जो एमसीक्यू है, ए बी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, ये आपकी बुक में पेज नंबर 77 पे मौजूद है, और ये वहां से मैंने कॉपी पेस्ट की है इमेज। तो उसने कहा है जी, इफ ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी देन शो दैट, इसका बाकायदा वहाँ पे प्रूफ है। मैंने प्रूफ को मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मुझे तो सिर्फ पता करना था ना कि ए बी की पावर माइनस वन किसके इक्वल है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ए बी की होल पावर माइनस वन इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये माइनस वन कह दो या इनवर्स कह दो, एक ही बात है, वैसे इनवर्स कहो तो ज्यादा बेहतर है। मैं कहूंगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल है। यार अगर ए बी का सबसेट है और वो कह रहा है ए और बी इक्वल है, यार अगर ए और बी इक्वल है तो ए अगर बी का सबसेट है तो बी भी तो ए का सबसेट होगा। बहरहाल ए और बी इक्वल है तो कहता है ए क्या हो सकता है, प्रॉपर सबसेट होगा। याद रखना कि जो प्रॉपर सबसेट होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे वो बात क्या कह रहा है, इक्वल की बात कर रहे हैं। जब कभी भी बात आएगी सबसेट की और बात आएगी इक्वल की तो वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है जी, सुपर सेट तो हो ही नहीं सकता, प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। जब कभी भी सबसेट की बात आएगी कि जी ए और बी जो है ना वो एक दूसरे के सबसेट हैं, या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, और साथ ही आ जाएगा इक्वल की बात भी आ जाएगी कि इक्वल है, तो इक्वल का मतलब जब भी सबसेट में इक्वल आ जाए ना तो फिर इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ मैंने जो लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, यहाँ मैंने इज लिखना था वो इफ लिखा गया। चलें, डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इज गिवन ऑन पेज 32 ऑफ टेक्स्ट। आपके पेज बुक के पेज नंबर 32 पे जो है ना इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन गिवन है। अगर आप वो डेफिनेशन पढ़ लोगे ना तो आपको ये बेहतरीन आ जाएगा, क्योंकि उस डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है, ये वाली, ये सारी ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का, क्यों, वो अपने आप की इक्वल होता है ना। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी वहां लिखा हुआ है। अच्छा, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल देन बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वल की वजह से सबसेट भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तो इम्प्रॉपर आंसर है इसका, ऑप्शन सी। अच्छा, छठा क्वेश्चन है रैंक मालूम करना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एक्लन फॉर्म। सही है। अच्छा, यहाँ पे जनाब जो है ना हमारे पास ये दिया हुआ है, अब वो इतना वो देगा नहीं। आमतौर पे तो रैंक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बकायदा हमें रो और वो कॉलम ऑपरेशन करके हमें लाना पड़ता है 0 0 ना। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन 0 0 है ना, ये वाली, और उससे ऊपर दो रोज हैं, लाइन कह रहा हूँ मैं, रोज कहना चाहिए। सबसे नीचे वाली रो जो है वो 0 0 0 है, और उससे ऊपर वाली रोज जो है ना वो जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमने मालूम करनी है। तो ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ कितनी है, एक ही है और एक ही है, दो हैं। तो इसको मैं नहीं समझता कि एमसीक्यू में वो देंगे और फिर इसको हमने खुद सॉल्व करके मालूम करना होगा। तो आई थिंक ये बस प्रिपेयर्ड है, वो ये असल में ये मालूम करना चाह रहा है कि आपको रैंक के बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं है। तो हमें नॉलेज है ना रैंक की, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। और हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसने हमें इस फॉर्म में, ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म है उसमें हमें उसने दी हुई है। ठीक है। तो हम नॉन जीरो रोज कौन कौन सी है, पहली और दूसरी दोनों रोज, पहली रो और दूसरी रो दोनों नॉन जीरो रोज हैं। तो उसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज है, दो। तो इसके मैंने यहाँ पे लिख दिया टू जो है ना इसका आंसर है। ठीक है जी, टू नॉन जीरो रोज है। अच्छा, इफ ए एंड बी आर टू एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये बहुत दफा आ चुका है, मैंने इसका सोल्यूशन भी अब की दफा यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 इसमें से ये जो पेपर मैंने किए हैं इसमें से मेरा ख्याल है सिवाय एक पेपर के अलावा बाकी तकरीबन सब में ये आया हुआ है। तो इसकी जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो है ना बी इनवर्स पहले आ जाएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ सोल्यूशन ही नहीं लिखा इसका। कि अब तो माशाल्लाह जिन लोगों ने वो सारे किए होंगे ना पहले के एमसीक्यू उसको ये आता होगा। दूसरा ये है कि ये इक्वेशन जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कहता है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इफ। अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं ए को जीरो कर दूंगा, ए को जीरो कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं रहेगी ना। ये इसको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो वेरिएबल की उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहे तो इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए शर्त है कि ए जीरो ना हो, ए को जीरो ना होने दो। बेशक बी को जीरो कर दो, सी को जीरो कर दो, लेकिन ए को जीरो नहीं करना। तो इसका आंसर है इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, an equation of the form this is called quadratic if a is not zero। सही है जी, ये आंसर है। a को जीरो कर दिया तो बर्बाद हो जाएगी, फिर तो ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। अच्छा, आगे है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आर। अब मुझे रूट्स मालूम करने हैं इसके। इसके याद रखना है कि ये जो है ना 10th क्लास में भी था, आपके इसमें फर्स्ट ईयर में भी है। नेचर ऑफ रूट्स आपने मालूम करने हो ना, तो हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया सोल्यूशन में, टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स वी नीड टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की इक्वल होता है।
ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 1 है, b 2 है, ये जो है ना 2b है, और ये 3 जो है ना ये c है। तो मैंने यहाँ से a b c की वैल्यूज रख के यहाँ पे सॉल्व करके देखा तो ये -8 आंसर आ रहा है। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है जी। अगर ये पॉजिटिव आता, सही है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी रियल रूट्स हैं। पॉजिटिव पे क्या होते हैं, रियल होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, पॉजिटिव पे रियल होती हैं। अब पॉजिटिव में भी फिर जो है ना, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होता तो फिर रैशनल होती, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा होता तो रियल और अनइक्वल होती। सही है। और रियल और इक्वल रूट्स कब होती हैं, रियल इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब हमारा जो है ना डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होता है। सही है। तो वो वहां से देख लेंगे। बहरहाल अभी इसका जो आंसर है वो इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। अगला एमसीक्यू है 10 cos इनवर्स -x इज इक्वल टू। भाई ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पेज नंबर 400 पे, ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, लेकिन ये फॉर्मूले भी हैं। यहाँ से ये उठा के आपको क्वेश्चन दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, डिफरेंट। ये सारे के सारे जो है ना ये फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। मैंने लिख भी दिया है कि यार पेज नंबर 400 पे आपकी बुक के। ठीक है। तो अभी यहाँ क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स -x, ये cos इनवर्स -x ये रहा 18 नंबर पे। 18 नंबर वाला इसको बहुत पसंद है, दूसरी तीसरी दफा दे रहा है। cos इनवर्स -x किसकी इक्वल है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ये पाई माइनस cos इनवर्स x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी। ये सारे अगर आप याद कर लोगे तो इंशाल्लाह इनमें से कुछ हो सकता है अब की दफा जो है ना, कल जो पेपर हो रहा है इनमें से कुछ आ जाए। अच्छा, अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 11। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, इनफाइनाइट होते हैं। कैसे पता चला? रिटन ऑन पेज नंबर 401 ऑफ टेक्स्ट बुक। आपकी किताब के, आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 401 पे चौथी लाइन में मेरा ख्याल है जो है ना, चौथी या पांचवी लाइन है, सेकंड पैराग्राफ है शायद, चौथी पांचवी लाइन में लिखा हुआ है, ये वाली बात लिखी है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज इनफाइनाइट, बिकॉज के ये जो ना पीरियोडिक होता है, बार बार रिपीट होती है ना। आपका जब एक चक्कर पूरा हो जाता है फिर दूसरे चक्कर में फिर वो जो है ना, जो एंगल तो बढ़ रहा होता है लेकिन एक ही चीज बार बार आ रही होती है। ठीक है। तो पीरियोडिसिटी की वजह से, ये जो है ना पीरियोडिक होने की वजह से जो है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम आंसर मालूम करते हैं, लिखते हैं +2 पाए, सही है, तो +4 पाए, +6 पाए, इस तरह हमको बहुत ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी। पेज 401 पे जाके देखिए, पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, 12 एमसीक्यू है द फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, मजे की बात ये सीक्वेंस तो है, इसको आपको जो है ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप जरा इस पर गौर करें, 3 से 6 कैसे आया? सपोज मैंने पहले कहा कि 3 में 3 प्लस करो 6 आता है, 3 में 3 प्लस करो 6 आता है, फिर 6 में 3 प्लस करो तो 12 तो नहीं आता, इसका मतलब प्लस करने से नहीं हो रहा। अच्छा, प्लस करने से नहीं हो रहा तो देखो मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। जब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ओहो, मुझे पता चल गया कि भाई ये जो है ना सीक्वेंस, इसमें जो ट्रिक है ना वो ये है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो मैंने कहा जी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो मुझे अगली जो टर्म्स है वो मालूम हो गई। जो तरीका इनमें था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। इस तरह मुझे अगली टर्म्स पता चल गई। उसने कहा था फिफ्थ टर्म बताओ, तो भाई पांचवी टर्म है ना 48, फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म 48 है, 48 पे निशान लगा लिया मैंने। और सॉल्यूशन में मैंने लिखा है जस्ट एनालाइज द सीक्वेंस, एवरी नेक्स्ट टर्म इज डबल द प्रीवियस टर्म। हर अगली जो टर्म है पिछली टर्म का डबल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डबल होती है। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी। एमसीक्यू नंबर 13 है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू हाफ। यार ये जो हाफ होता है ना, हाफ इसका मतलब होता है 50%। ठीक है। आप सिक्का फेंकते हो ना, हेड और टेल, जब सिक्का फेंकते हो, कॉइन फेंकते हो, तो क्या ऑप्शंस होते हैं? दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। हेड आने का चांस है 50%, टेल आने का चांस है 50%। दोनों तो नहीं आ सकते ना, तो उन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों 1/2 है, यानी 50% है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना,
हेड और टेल दोनों इकट्ठे थे नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की 50-50% है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये 0 हो जाएगी। क्यों? मैंने लिखा है सिंस बोथ इवेंट्स हैव 1/2 और 50% चांसेस, दोनों के 50-50% चांसेस है। इट मींस दैट देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द टू इवेंट्स, इन दोनों के दरमियान कॉमन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब जब कॉमन कुछ नहीं है तो ये जो होता है ना इंटरसेक्शन, ये कहते हैं कॉमन को। ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इसका आंसर है। अगला 14 एमसीक्यू है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल। ये भी एक तरीका है फैक्टोरियल लिखने का, मैंने इसको पहले सही तरीके से लिखा, इसको मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, इसको लिखा 0 का फैक्टोरियल, ताकि पता चल जाए कि भाई इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। अच्छा, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो नीचे 1 है, ऊपर जो है ना वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 6 आंसर आ गया जी, 6 आंसर है ये। आसान सा क्वेश्चन था, याद रखें 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 15वां क्वेश्चन है मिडिल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n व्हेन n इज इवन। ये तो हमें पता है, फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने फिर लिख दिया, मेमोराइज द फॉर्मूला। व्हेन n इज इवन, मिडिल टर्म जो होती है a प्लस बी की पावर n की क्या होती है, n अपॉन 2 प्लस 1, ब्रैकेट लगा के n प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, यार कितनी दफा कर चुके हैं। द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 की पावर n होता है। n क्या है यहाँ पे, 4 है, n 4 है, तो n की जगह मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी। आगे 17 एमसीक्यू है, 1 प्लस 10 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 प्लस 10 स्क्वायर याद कर लो यार, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट या सेक कह लो, सेक स्क्वायर एक्स या सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये याद करने वाला फॉर्मूला, इसको याद करना चाहिए। 18 नंबर पे जो ये क्वेश्चन है, tan 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसका आंसर कॉट थीटा है। कैसे? ये जो है लिखा है इट इज बेटर टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज गिवन बिलो। ये सारे के सारे फॉर्मूले अफसोस में भूल गया यहाँ पे पेज नंबर लिखना। ये किसी पेज पे ये फॉर्मूले हैं, वो पेज नंबर भी मुझे याद नहीं है। चले मैं जो है ना अपडेट कर दूंगा। इस ये जो फाइल मेरी वेबसाइट पे ये पड़ी हुई है ना, ये पीडीएफ फाइल, वहां पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो है ना ये फला पेज पर है, ये आपकी बुक में कोई पेज है वहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा इन सारे फॉर्मूलों पे ये कैसे आए। ये देखें, ये जो है ना, ये पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये जो है ना 3 जो लिखा हुआ है ये ऑड मल्टीपल है। 3 पाई अपॉन 2 क्या है, पाई अपॉन 2 का ऑड मल्टीपल है। तो जब भी जो है ना ऑड मल्टीपल आता है, वो कह रहे हैं कि जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो ये जो tan है या साइन है या कॉज है जो भी है, वो बदल जाएंगे, को रेशियो आ जाएगी। जैसे tan है ना, tan की को रेशियो होती है कॉट, साइन की को रेशियो होती है कॉस, सीकेंड की को रेशियो होती है कोसिकेंट। तो ये देखें, जब ये 3/2 वाला, गौर से देखें 3/2 वाला, ये पहले वाला भी देख लें। देखें ये पाई/2 था ना, ऑड मल्टीपल है, तो ये देखिए साइन है तो कॉस आंसर आया हुआ है, साइन का कॉस आया हुआ है, कॉस का साइन आया हुआ है, साइन का कॉस। सही है। और देखिए टेन का कॉट आया हुआ है, ये रहा टेन का कॉट, कॉट टेन का कॉट, है ना। इसी तरीके से यहाँ देखें जो इवन मल्टीपल है ना, जैसे पाए है, साइन का साइन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, कॉस का कॉस, टेन का टेन, टेन का टेन, देखिए जो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन फिर यहाँ पे इस लाइन, इन दो लाइनों में देखें, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 है, ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री का पाई अपॉन 2 का ऑड मल्टीपल है। तो देखिए यहाँ साइन लिखा है, ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा है, ये कॉस लिखा है, ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा है, कॉस का साइन। तो को रेशियो आती है। को रेशियो क्या है, साइन की को रेशियो क्या है, कॉस, कॉस की को रेशियो क्या है, साइन। कॉस और साइन आपस में को रेशियोज हैं, साइन और कॉस। और टेन और कॉट आपस में को रेशियोज हैं। और जो सीकेंट और को सीकेंट है वो आपस में को रेशियोज हैं, वो यहाँ पे नहीं दिए हुए। तो ये देखें टेन का, टेन 3/1, चाहे माइनस थीटा करो चाहे प्लस थीटा करो, दोनों सूरतों में कॉट आ रहा है। हाँ, अगर माइनस थीटा करोगे तो प्लस कॉट आ रहा है, और प्लस करोगे तो माइनस आ रहा है, ये ऑपोजिट है इनके। तो बहरहाल ये सारे के सारे फार्मूले याद किए जा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका। 19 नंबर जनाब जो है ना, जो एमसीक्यू है, पीरियड ऑफ 10 एक्स अपॉन 2। तो हमने कैसे किया, पीरियड ऑफ 10 एक्स क्या होता है, पाई रेडियंस होता है। तो हमने 10 एक्स अपॉन 2 में क्या किया, 10 इसको एक्स अपॉन 2 को ब्रैकेट में लिख के प्लस पाई कर दिया। 10 है ना, 10 का पीरियड क्या है, पाई रेडियंस है, इसलिए पाई प्लस किया। अगर साइन या कॉस होता तो फिर मैं यहाँ पे 2 पाई, उनका होता है पीरियड 2 पाई, तो फिर 2 पाई करता, लेकिन 10 का पाई है तो पाई रेडियंस किया।
अच्छा पाई यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो भी x को अकेला करना है, x अकेला हो जाए, x के नीचे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आ जाएगा। तो जनाबे अली 10x/2 का जो पीरियड है वो है 2 पाई। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है जी। लास्ट एमसीक्यू आ गया 20 नंबर। इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन R3। तो मैंने यहाँ लिख दिया R3 का जो है ना ताल्लुक, R3 इज रिलेटेड टू साइड C। सो R3 क्या होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस C। अगर R1 होता तो डेल्टा अपॉन S माइनस A होता, क्योंकि R1 का ताल्लुक A से है, R2 का ताल्लुक B से है, और R3 का ताल्लुक C से है। ठीक है जी। और ये आंसर S माइनस B कभी भी ऊपर नहीं आएगा। ये ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल ही जो है ना गलत है, ऐसा होता ही नहीं है ना। हाँ, ये जो ए में है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये R1 की वैल्यू है, और डी में जो है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ये R3 की वैल्यू है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरा जो कुछ मैंने आज ये वीडियोस बनाई हैं एमसीक्यूज की और जो सॉल्व किए हैं, उम्मीद है आपको इससे कोई फायदा होगा। और इंशाल्लाह अभी ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये सारी वीडियोस बनाने का मेन जो मकसद है, क्योंकि मेरा अपना बेटा जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बनानी थी। मैंने कहा चलें बाकी जो है स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी जो है ना कोशिश है कि मैं अब आपको जो नेक्स्ट सेशन हो जाएगा, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो सेकंड ईयर की मैथ्स की मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं। सेकंड ईयर की पूरी मैथ्स जो है वो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जो है अपने तरीके से सिखाऊं। चैनल्स तो बहुत सारे बने हुए हैं यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ देसी तरीके से कुछ इजी करके समझाने की। तो चलें ठीक है। विश यू गुड लक। अल्लाह करे आप सबका कल का पेपर अच्छा हो। मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।